नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में है संजय जी मापले और परिमल जी छाबिया, दोनों हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं और लगातार आपके साथ में बने रहेंगे चुनावी परिणाम तक और सरकार बनने तक। अधिकृत घोषणा हो चुकी है चुनाव की और 22 तारीख को अधिकृत रूप से नोटिफिकेशन निकल जाएगा और सारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जहां तक गठबंधन का सवाल है, 3 बड़ी राजनीतिक पार्टियों के आपस में गठबंधन है। दोनों तरफ विचारों की जो राजनीति चलती थी, दोनों तरफ दोनों विचारधारा है, इसलिए मतों का बंटवारा किधर होगा यह तो पता नहीं, लेकिन अभी सीटों के बंटवारे को लेकर जरूर घमासान मचा हुआ है। हालांकि फार्मूला तय हो गया है, फार्मूला संजय जी बताएंगे और परिमल जी बताएंगे, और क्या आखिर में निचोड़ निकलेगा इन सारी चीज़ों का। मुख्य रूप से बड़ी पार्टी के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेंगी भाजपा और कांग्रेस, दो सहयोगी, दोनों जो साथ में सहयोगी पार्टी की मुख्य धारा में जो पार्टी चल रही है, कांग्रेस और बीजेपी चल रही है, साथ में सहयोगी दोनों तरफ राष्ट्रवादी है, दोनों तरफ शिवसेना है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि शिवसेना और राष्ट्रवादी दोनों आमने सामने। सीटों के बंटवारे में भी कई जगह ऐसा होगा कि दोनों जगह शिवसेना लड़ेगी, दोनों जगह राष्ट्रवादी लड़ेगी। कांग्रेस और बीजेपी मात्र इन चीज़ों से छूटी, इससे कांग्रेस ने और बीजेपी ने दोनों सीटें ज़्यादा मांगी। जानते हैं महाविकास आघाड़ी का फार्मूला क्या है और उसमें अमरावती कहाँ बैठे, क्योंकि सुनने में आया कि अमरावती से पूरी की पूरी सीटें कांग्रेस मांग रही थी, क्योंकि लोकसभा में यहाँ पे भारी बहुमतों से कहा, ज़्यादा मतों से लेकर यहाँ के कांग्रेस के जो खासदार थे वो विजयी हुए। बलवंत वानखड़े पिछले कई सालों से यहाँ कांग्रेस का खासदार नहीं था। 1992 से शायद 1992 से ना लास्ट खासदार थे, उसके बाद में खासदार यहाँ पे नहीं हुआ है कोई भी। पहली बार कांग्रेस ने खासदार में चुनाव, क्योंकि पंचायत चुनाव चिन्ह भी नहीं था, और यहाँ पे विजय हासिल की, इसलिए यह गढ़ माना जाता है कि कांग्रेस का। इससे कांग्रेस 8 सीटों पे दावा कर रही है, लेकिन एक बडनेरा की सीट छोड़ने को शायद तैयार है शिवसेना के लिए। जानते हैं संजय जी, क्या लगता है जो फार्मूला, क्या फार्मूले बनेंगे इनके अभी यहाँ पर? म्हणजे लोकलमध्ये विचारताय की नहीं, पहले तो अपन स्टेट की, क्योंकि अभी तो युति का ही घमासान मचा हुआ है। लोकल तो बाद में वो हिस्से में आएंगी तो उनको मिलेगी ना, यदि हिस्से में नहीं आई तो कहाँ से मिलेगी फिर? तर फॉर्म्युला कुठला सांगायचा? नहीं, महाविकास आघाड़ी अभी जो कितनी सीट कांग्रेस देंगी, कितनी राष्ट्रवादी को देंगी, कितनी शिवसेना को देंगी और कितने मित्र पक्ष को देंगी, और इनकी डिमांड क्या है, उसके बाद में भी क्या जगह के वाटप में बराबर होगा इनका? आता सध्याच आता काल परवा विधानसभेच्या निवडणुकीची घोषणा झालेली आहे आणि खऱ्या अर्थानं निवडणुका या नोव्हेंबरमध्ये होतील असं काही सुरू होतंच मागल्या 2 महिन्यापासून, आणि तेव्हापासून महायुती असेल किंवा महाविकास आघाडी असेल, दोन्ही पक्षांमध्ये खऱ्या अर्थानं बैठकाचा दौर सुरू होता। बैठका ज्या मोठ्या नेत्यांच्या बैठका सुरू होत्या, त्याच्यामध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आले, त्याच्यामध्ये शरद पवार साहेब आले, त्याच्यानंतर नाना पटोले, आणि महाराष्ट्राचे जे प्रभारी आहे ते प्रभारीसुद्धा या सगळ्या निवडणुकांवर खऱ्या अर्थानं लक्ष घालून होते। आणि काल परवा विधानसभेच्या निवडणुका घोषित झाल्या, आणि घोषित झाल्यानंतर काय झालं की सगळ्या जे तिन्ही पक्ष सोबत आहे महाविकास आघाडीच्या, त्या तिन्ही पक्षांच्या खऱ्या अर्थानं बैठका सुरू आहे। आणि महाराष्ट्रामध्ये काल परवा ज्या लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या, त्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये राज्यामध्ये सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून, म्हणजे ती महायुती आघाडी असेल किंवा महाविकास आघाडीमध्ये सगळ्यात मोठा पक्ष काँग्रेस पक्षाचे 13 खासदार या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये त्यांचा विजय संपादित केला। त्याच्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरद पवार आणि उभाटा म्हणजे शिवसेना, या तिन्ही पक्षांच्या सगळ्या मोठ्या नेत्यांच्या सगळ्या बैठका वारंवार सुरू आहे। काही बैठका महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये सुरू आहे, काही दिल्लीच्या वारंवार सगळ्या मोठ्या नेत्यांच्या सुरू आहे। परंतु महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस हा मोठा पक्ष आहे आणि काँग्रेसचे खासदारसुद्धा जास्त संख्येने महाराष्ट्रामध्ये निवडून आलेले आहे। त्याच्यामुळे काँग्रेसचे जे वरिष्ठ पदाधिकारी आहे यांनी जास्त जागांवर आपला क्लेम केलेला आहे की जवळपास 120 ते 125 जागा खऱ्या अर्थानं काँग्रेस पक्षाला सुटल्या पाहिजे। ये मांगने आपने बोला, क्लेम किसके पास करते? कोई एक इससे तीनों युति से भी ऊपर हायर अथॉरिटी है? क्लेम किया, उसने इतनी मांगा, शिवसेना इतनी सीटें मांगते किससे लोग? नाही, मागायचा विषय म्हणजे आपसामध्ये ज्या चर्चा होतात, हाँ, म्हणजे जर तिन्ही पक्षांचे दावा ठोकला त्यांनी, तिन्ही पक्षांचे नेते जेव्हा एकत्र बसतात ते प्रत्येक जागेवर आपला दावा ठोकतात किंवा काँग्रेस पक्षाला, महाराष्ट्रामधला सगळ्यात मोठा काँग्रेस पक्ष, याला जास्त जागा सोडण्यात आल्या पाहिजे।
दुसरा जो पक्ष असेल तो शिवसेना असेल किंवा आता समजा शरद पवारांचा गट असेल तर त्यांनी सुद्धा ते थोडा दावा ठोकतात की आमचे इतके इतके आमदाराच्या सीटा तुम्ही आम्हाला उमेदवारांच्या सीटा आम्हाला सोडल्या पाहिजे. आपसामध्ये दावा असल्याचा विषय म्हणजे एक प्रकारे केलेली एकमेकांना सगळ्यांची केलेली मागणी आहे. आणि महाराष्ट्रामध्ये विषय असा की दोन ज्या पार्ट्या आहे म्हणजे शरद पवार साहेबांचे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना हे दोन पक्ष राज्यस्तरीय पक्ष आहे. परंतु काँग्रेसचा विषय असा आहे की काँग्रेसला या ठिकाणी जागाची मागणी केल्यानंतर ज्यांचे जे वरिष्ठ म्हणजे राहुलजी गांधी असतील वरिष्ठ महाराष्ट्र राज्याचे प्रभारी असतील यांच्याकडे सुद्धा बैठका खऱ्या अर्थानं या मागणीच्या संदर्भामध्ये घेतात आणि त्या अनुषंगानं ते एवढ्या जागा आता दावा आपण केलेला आहे या संदर्भात ते वरिष्ठांची खऱ्या अर्थानं चर्चा करतात. आज आपण जे चित्र पाहतो आहे तर त्या चित्रामध्ये आपल्याला असं दिसतं आहे की आता बिलकुल बैठकीचा दौर सुरू आहे. मला वाटतं जवळपास रात्री उशिरापर्यंत बैठक चालेल आणि उद्यापर्यंत जवळपास महाराष्ट्रातलं अर्ध्यापेक्षा जास्त म्हणजे मला असं वाटते जवळपास सगळं चित्र आपल्याला स्पष्ट झालेलं दिसेल. आणि पण एकंदरीत विषय चालू आहे की महाविकास आघाडीमध्ये खूप वाद आहे. पण जे चित्र आपण खऱ्या अर्थानं पाहतोय म्हणजे जे पाहतोय की महाविकास आघाडीमध्ये खूप मोठ्या जागांचा काही वाद चालू नाही. जवळपास कालपर्यंत जवळपास 220-222 पर्यंतचा सगळा तो आपसातला जो विषय आहे तो विषय खऱ्या अर्थानं संपलेला होता. काही ज्या आपसातल्या ज्या 10-25-50 जागा असतील त्या संदर्भातला तो वाद त्याला वाद आपण म्हणता येणार नाही. कारण का प्रत्येक पार्टीला आपला उमेदवार त्या विधानसभेच्या मतदारसंघामध्ये लढला पाहिजे हा दावा करण्याचा अधिकार प्रत्येकच पार्टीला आहे. इव्हन हा निर्णय खऱ्या अर्थानं त्या बैठकीमध्ये जे कोरम कमिटी असेल किंवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी असेल किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा उभाटा असेल करके सारा एक बीच का रास्ता आणि परंतु उमेदवारी मागणे म्हणजे जास्तीत जास्त जागा सोडवण्याचा प्रयत्न करणे ही जबाबदारी प्रत्येकच पार्टीची आहे. कारण की प्रत्येक हे तिन्ही जे आपण जे पक्ष पाहिले महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीमध्ये समाविष्ट असलेले प्रत्येक गावामध्ये प्रत्येक शहरामध्ये प्रत्येक ग्रामीण भागामध्ये तर मेट्रो सिटीमध्ये सगळ्यात मोठा वर्ग या तिन्ही पक्षाचा मोठा वर्ग आहे. त्याच्यामुळे प्रत्येकाला आपली भूमिका मांडण्याचा प्रत्येकाला त्या विधानसभेच्या जागावर आपला दावा करण्याचा हा प्रत्येकाला अधिकार आहे आणि त्या अधिकाराच्या अनुषंगाने खरं त्या ठिकाणी आपली भूमिका मांडतात. युति होती है इसमें बड़ी पार्टियों को क्या अभी बेनिफिट लगता है? सब पूरी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है. कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, भाजपा राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, बाकी दो साथ में सहयोगी पार्टी इनकी प्रादेशिक है. युति करने में ये बड़ी पार्टियों का नुकसान है कि फायदा है? किस नज़र से देखते हैं युति कितनी जरूरी है? अगर हम मौजूदा परिस्थिति देखें कि इस समय जो राज्य की स्थिति है राज्य में जिस तरीके का माहौल है एक बड़ी दिलचस्प बात है. अगर देखा जाए हम बहुत मोटे तौर पर देखो बीजेपी और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अभी अविभाज्य नहीं है यानी वो टुकड़े नहीं हुए. हाँ, लेकिन जो दो चाहे वो राष्ट्रवादी हो या वो शिवसेना वो दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसमें फायदा अगर हम फायदा या नुकसान की बात करें तो इसमें बड़ी पार्टियां चाहे कांग्रेस और बीजेपी है उनको ज्यादा फायदा मिलेगा. बदस्तूर युति करना उनके लिए फायदेमंद है. बड़ी पार्टी इससे फायदेमंद है नहीं अगर फायदेमंद उसका फायदा भी तो नुकसान भी है. नुकसान इस तरीके से है कि ये अगर आपस में लड़ते हैं और बीजेपी या फिर कांग्रेस अपना एक उम्मीदवार वहाँ देती है तो मुझे लगता है कि चांस उनके ज़्यादा बढ़ते हैं कि उनके उम्मीदवार के जीतने के. लेकिन कहीं ना कहीं आफ्टर प्री पोल इलेक्शन या आफ्टर इलेक्शन के कि हम 144-145 जीते ना जीते एक अलग विषय है. तो उसके लिए लगता है कि इन जो अभी जो यानी अगर शिवसेना का बीजेपी शिवसेना और राष्ट्रवादी ये मिलकर लड़ेगी इधर से कांग्रेस और शरद पवार और उबाटा मिलकर लड़ेगी. इसका फायदा ऐसा है कि बड़ी पार्टियां बड़े स्तर पे लेगी क्योंकि अगर देखा जाए तो दोनों ने ही अधिक सीटों की डिमांड की है. कोई लगभग ऐसा समझा बीजेपी 155 से 160 के बीच लड़ेगी और वही कांग्रेस 125 के आसपास लड़ेगी. तो ये सब चीज़ें ऐसा है कि ये आखिरी में इलेक्शन में कौन सीएम बनेगा या किसकी बैठेगी ये अभी से प्रेडिक्ट करना इसलिए मुश्किल जाएगा कि जैसे कहे कि 70 या 90 सीटें शिवसेना के शिंदे गुट लड़ेगा, 60 सीटें अजित पवार लड़ेंगे, 60 सीटें शरद पवार लड़ेंगे. ये इनकी प्री पोल रिलायंस और प्री इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन में अगर बदलाव आता है तो बड़ी बात नहीं होगी कि हो सकता है आज इस खाने बैठे कल आफ्टर इलेक्शन वो उस खाने बैठ जाए. यानी ये पार्टी अपना पाला बदल सकती है. बिल्कुल बदल सकती है क्योंकि हम 2019 बड़ी पार्टी का नुकसान हो गया. मैं वही तो पूछ रहा मैं कह रहा हूँ नुकसान नहीं कि फायदा कैसा होगा मैं आप उसको बता. अगर हम एक बहुत बड़े स्केल पे देखें तो बीजेपी का नेचुरल अलायंस कौन है महाराष्ट्र में? नेचुरल अलायंस शिवसेना है. हिंदुत्ववादी पार्टी शिवसेना है. तो यदि कल ऐसा होता है मैं ये हाइपोथेटिकल बात है कि यदि आफ्टर इलेक्शन के बाद बीजेपी 110-105 पे आ जाती है और शिवसेना
चाहे वो शिंदे गठ हो या फिर उबाठा का, ये मिलके 40-50 भी सीट लाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो हिंदुत्व की एक बानगी आ सकती है, या फिर कांग्रेस एक बड़ा पक्ष बनता है, 80-90 सीट कांग्रेस लाता है और राष्ट्रवादी के दोनों मिला के 40-50, तो एक ये चीज़ भी हो सकती है कि कल ये शिवसेना का साथ छोड़कर, क्योंकि कांग्रेस कभी अपने ऊपर नॉन सेक्युलर का या सेक्युलरिज्म का जो एक थप्पा वो लगाना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि इसका नुकसान उसे है, क्योंकि उनका युति के साथ में दोनों पार्टी के साथ, भाजपा के साथ में बिल्कुल, हुआ है, कांग्रेस के साथ, बिल्कुल बिल्कुल भाजपा ने भी नॉन सेकुलर इसके साथ में हाथ मिलाया है और इधर इसने भी किया है। लेकिन अगर हम, मैं वही कहा ना कि अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रवादी कांग्रेस एक हो जाएगी, राष्ट्रवादी अलग कांग्रेस अलग, यानी एक हो जाएगी, और इधर शिवसेना के दोनों धड़े और बीजेपी। अगर मैं हाइपोथेटिकल, मैं बार बार कह रहा हूँ हाइपोथेटिकल है कि क्या होगा ये, लेकिन जो अगर हम बात करें कि ये इलेक्शन में कैसा जाएगा, तो जिस तरह की योजनाएं लॉन्च की गई है ना, ये योजनाओं का मानिए न मानिए एक बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है। लाडली बहन योजना, क्योंकि मैं ग्रामीण अंचलों में मेरा जाना आना है, और उनसे आचार संहिता में तो शायद लाडली बहना में पैसा ब्रेक कर दे, आप ब्रेक करना एक अलग चीज होगी, पर जो उसके इफेक्ट वो है जो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, उसका इफेक्ट मुझे लगता है इलेक्शन में आएगा, जो मिल चुके हैं। तो जो अभी अपन लाडली बहन की अपन चर्चा कर रहे हैं, लाडली बहन योजना की, लाडली बहन में जो इन्होंने इलेक्शन, तो भाई देखो चुनाव तो नवंबर में होना है, सभी पार्टी को पता है, कांग्रेस को पता है, सरकार को भी पता है, तो उसके पहले ऐसी योजना का लॉन्च करना क्या रिश्वत में नहीं आता है? देखिए, ये पहले पता करना है लॉन्च क्यों की गई। अगर हम देखेंगे कि बीजेपी का जो सेंटर में गवर्नमेंट है, बीजेपी का महाराष्ट्र में परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा लोकसभा में जो वो चाहती थी, तो कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर, रिश्वत ही है ना एक प्रकार की। आप इसे रिश्वत कह सकते हैं, फ्रीबीज कह सकते हो। अगर ऐसा है तो पूरा देश ही उस पर चल रहा है। अगर हम देखें कि प्रधानमंत्री के 5 साल तक की चुनाव के पूर्व ऐसी योजना लागू करना कि 1500 खाते में, तो यानी क्या महिलाओं के वोट अपने तरफ कन्वर्ट करने के लिए एक सीधी सोची समझी रिश्वत नहीं माने जाएंगे? इसलिए रिश्वत का हम ये नहीं कह और सकते। यानी ऐसा होगा कि यदि वापस भाजपा की सरकार नहीं आती तो उनके 1500 आगे से नहीं मिलेंगे, तो उनको 1500 सीटों को वोट दो। मजे कहते कांग्रेस ने भी कहा कि आए तो हम उसमें शायद उस पर और इजाफा करेंगे। तो ये अगर हम इसको फ्रीबीज को देखिए, फ्रीबीज के आखिर चलन क्यों शुरू हुआ, ये बहुत गहरी बात हो जाएगी कि अगर फ्रीबीज जो हम फ्रीबीज में आएगी क्यों, आखिर फ्रीबीज की क्यों शुरुआत और कहाँ से हुई। आप 300 यूनिट पर बिजली फ्री करते तो ये भी फ्रीबीज में आ जाएगा, आप पानी फ्री करते हो ये भी फ्रीबीज में आ जाएगा। तो आखिर फ्रीबीज की जरूरत क्यों पड़ रही है? अच्छा, उसमें किसी ने कहा कि पूरे सरकार का, देखो किसी चीज की सुविधा को फ्री करना कि भाई जो ठीक है तुमको इलेक्ट्रिक बिल फ्री मिल गया, तुमको ट्रांसपोर्टेशन में फ्री है, तुमको तो वो फ्रीबीज में ही आएगा ना। एजुकेशन फ्री है, एजुकेशन फ्री कीजिए, स्वास्थ्य फ्री कीजिए, वो फ्रीबीज में नहीं आएगा। सारा नहीं भाई, जो भाई बिजली प्राथमिक आवश्यकता, पानी प्राथमिक आवश्यकता सरकार ने देना चाहिए। जैसे चलने के लिए रोड सरकार बनाती कि भाई वो तो कई जगह टोल भी लेती है, इधर पैसा भी लेती है उधर टोल भी लेती है, पैसा तो उसका भी ले रहा है, वो फ्री, वो एक्चुअली सरकार की ड्यूटी बनती है कि लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कर। लेकिन कैश सीधा खाते में ट्रांसफर करना ये किसी सुविधा को नहीं दर्शाता, ये सुविधा ये रिश्वत को दर्शाता है। देखिए बिल्कुल, ये एक देखा जाए तो रिश्वत भी हो सकती है, और दूसरी तरह देखा जाए एक तरीके से मदद भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके के हालात है, या फिर हम इसका अच्छा उदाहरण देख सकते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जब विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, उसके 4 महीने पहले ही जब शिवराज सिंह चौहान ने वो लाडली बहन योजना इंट्रोड्यूस की थी, और उसका इफेक्ट आप देखे होंगे कि उसका इफेक्ट बहुत अच्छा मिला उनको इलेक्शंस में। अब तक सब सारी चीजें जो प्लानिंग कर जा रही है, वोटर्स को अपने ओर खींचने के, मैं वही कर रहा हूँ कि वोटर्स को अपने तरफ कन्वर्ट कैसे किया जाए। क्या है, एक तो काम के भरोसे वोटर्स हमने बहुत अच्छा काम किया, दूसरा आप किसी को आप ये मुझे बड़ा मजा आता है कि अगर काम के भरोसे रहता है तो काम के, मुझे नहीं लगता काम के भरोसे बहुत वोट इफेक्ट होता है। काम हमारे, आप मानो ना मानो, आज भी जातिवाद तो है। मुझे बताओ, आज भी क्या वोट रिश्वत के आधार पर ही चलेंगे? हम कब इस चीज को चेंज करेंगे हम लोग? नाही, माझं या विषयावर असं मत आहे की शासनाने, महायुती सरकारने राज्यातल्या सर्व महिलांच्या खात्यावर 1500 रुपये देण्याची योजना ही खरोखर अभिनंदनास्पद आहे। याच्यामध्ये दुमत असायचं कारण नाही। पहिला विषय, प्रश्न हा आहे की या राज्यामध्ये अनेक आव्हाने प्रत्येक व्यक्ती समोर उभे आहेत। जॉब नाही है, किती बेरोजगारी प्रचंड वाढलेली आहे। एज्युकेशनच्या प्रायव्हेटमध्ये एका KG1च्या ॲडमिशनसाठी तुम्हाला 1-1 लाख रुपये द्यावे लागतात। इलेक्ट्रिकचे बिल कसे वाढलेले आपण सगळ्या अर्थानं पाहतो आहे। महागाई कुठल्या स्तरावर आपण हे पाहतो आहे। 500 रुपयाचं सिलेंडर आपण 1000 रुपयामध्ये घेऊन राहिलो, आपण हे पाहतो आहे। हे सगळं आपण पाहतो आहे। हा झाला एक भाग। दुसरा भाग असा आहे की तुम्हाला सत्तेमध्ये येऊन तुम्हाला 2.5-3 वर्षाचा कालावधी झाला
आणि 2.5-3 वर्षाच्या कालावधीमध्ये तुम्ही लोकसभेमध्ये तुमचा राज्यामध्ये पराभव झाला, लोकसभेमध्ये तुमच्या जवळपास 300च्या वर जागा तर तुम्ही 240 वर आलात. मग राज्यामध्ये जेव्हा तुम्ही 7 सीटावर आलेत, म्हणजे मी प्रॉपर भारतीय जनता पार्टीबद्दल बोलतोय, 9 सीटावर तुम्ही आले, मग तुम्हाला ही योजना सुरू करायचा का प्रसंग आला? कारण की भारतीय जनता पार्टी आणि महायुती हे राज्यामध्ये आणि केंद्रामध्ये सुद्धा बॅकफुटवर आली. आणि निवडणुकीच्या तोंडावर जेव्हा एखादी योजना तुम्ही पब्लिकमध्ये टाकता, ती योजना, त्या योजनेला मी असे म्हणलं की ती योजना किती अभिनंदनास्पद असेल, तरी त्या योजनेसंदर्भात आज लोकांमध्ये ही साशंकता आहे की हे 1500 रुपये आपल्याला परमनंट मिळेल का, रेग्युलर मिळेल का? काल परवा आचारसंहिता लागली, काल राज्य आयुक्तांनी आणि आपल्या निवडणूक कमिशन सांगितलं की ही जी लाच आहे, हे इलेक्शन कमिशन म्हणतात आहे, इलेक्शन कमिशनरनं म्हटलेलं आहे ही शासनाची योजना आहे, ही योजना शासनाची आहे. शासनाच्या योजनेवर जेव्हा एखाद्या व्यक्ती इम्प्लिमेंटेशन होतं आणि 2-3 हप्ते जेव्हा महिलांच्या खात्यामध्ये पैसे जमा होतात, तेव्हा इलेक्शन कमिशनर असं म्हणावं लागत असेल की ही जी योजना आहे ही या इलेक्शन होईपर्यंत कुठल्याही महिलेच्या खात्यामध्ये शासनाचे 1500 रुपये जमा होणार नाही. हे जर इलेक्शन कमिशन म्हणत असेल तर इलेक्शन कमिशन एक गोष्ट मान्य केलेली आहे की ही इलेक्शनमध्ये आलेल्या वोटिंगच्या पैशाची लाच आहे, हे इलेक्शन कमिशनने मान्य केलेलं आहे. किस बात पे कहा है? देखिए, अगर हम 1500 की बात करें तो नवंबर तक के पैसे ऑलरेडी दिए जा चुके हैं. ये 5500, जी बिल्कुल, ये 5500 रुपए जो बोनस की बात थी ना, ये उस पर आक्षेप नहीं. 15 बोनस, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन का सही निर्णय कि बोनस देने वाला अभी ये कोई, जो आप 1500 आपने एडवांस में दे दिया, 15 ऑक्टोबर पर्यंत फॉर्म भरण्याची तारीख होती, वो फॉर्म भरणे बंद हो गया. फॉर्म भरणं बंद झालेले आहे. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की ज्या लोकांनी 12, 13, 14 पर्यंत ज्यांनी फॉर्म भरले त्या लोकांच्या खात्यामध्ये पुढल्या महिन्यामध्ये जे पैसे येणार होते ते पैसे इलेक्शनच्या कमिशनरच्या आव्हानानुसार आता ते ब्रेक झाले. हाँ बिल्कुल, लेकिन उसमें तादाद बहुत कम. परंतु मला असं म्हणायचं आहे की ही योजना किती अभिनंदनास्पद असेल, पण जेव्हा एखादी पार्टी जेव्हा बॅकफुटवर येते तेव्हा त्याला असे निर्णय घेण्यामध्ये निर्णय घ्यावा लागतात. तो निर्णय किती अभिनंदनास्पद असेल. और यह ऐसा रहा तो एक यानी आम जनता में भी ये बात हो जाएगी कि यदि कोई बड़ी पार्टी, जब जैसे केंद्र में बीजेपी है, यहाँ पे बीजेपी आना, यदि स्थानीय पार्टी वहाँ पे हारती है तो उनको और ज़्यादा लालच दो तो अगली बार जीतने की संभावना मिल सकती है. ये उल्टे तरीके में भी जा सकता है कि यदि आज यहाँ पे केंद्र की में सरकार बीजेपी की है और महाराष्ट्र में बीजेपी बनने जा रही, यदि बीजेपी हारेगी तो हो सकता है केंद्र हमको ज़्यादा सुविधा दे ताकि अगली बार हम उनके साथ में. देखिए क्या होता है ना, इसमें दो चीज़ होती है. लाडली बहन योजना क्यों लाए? नहीं, लाडली बहन योजना से हम यदि आपण नावाच्या पलीकडे जाऊ. सरकारी योजना है, सरकारी योजना में ज्यादा फ्री चावल का भी है, तो आप इलेक्शन कमीशन से फ्री चावल बंद करना चाहिए. मैंने क्या कहा, लाडली बहन योजना ही क्यों लाई गई, मैं उस पर आपको बताना चाहूंगा. लाडली बहन योजना क्यों लाई गई? लाडला भाई भी ला सकते थे, बहुत बड़ी. लाडला भाई लाया, लेकिन वो उसके लिए कई शर्तें हैं, आप समझिए. लाडला भाई उसके लिए लाडल्या भावात मी आता माझं असं मत आहे की जे लाडला भाऊ आणला ती तो योजना खरोखर खूप वर्षापूर्वीच कोणत्याही सरकारने आणायला पाहिजे होती. आज तुम्ही ग्रॅज्युएशन माणसाला तुम्ही 6 महिन्याचा जॉब दिला, त्याला निदान तो 6 महिने जरी असेल त्याला तरी प्रशासनाचा त्याला अनुभव येईल. ज्या ठिकाणी आपण असं पाहतोय की राज्यामध्ये आउटसोर्सेसचं जे प्रमाण शासकीय कार्यालयामध्ये वाढलेलं आहे, तर जे कर्मचारी त्या ठिकाणी काम करतात त्यांना सपोर्ट झालेला आहे. जे लोक 12वी पास आहेत तुम्ही त्यांना 6,000 रुपये देऊन राहिले, तुम्ही काम करून घ्या ना. आणि माझं तर मी तर असं म्हणाय की जे 10 महिन्यापासून तुम्ही ग्रॅज्युएशनवाले मुलं लावलेले आहे, जे तुम्ही 12व्या वर्गात लावले आहे, पुढेही सरकार कोणतं जर यांना तुम्ही रेग्युलर केलं पाहिजे. तुम्ही यांना कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस वगैरे रेग्युलर केलं पाहिजे. तुम्ही यांना 11 महिन्यात तुम्ही जॉब केलं पाहिजे. तुम्ही त्यांना तेव्हाच लावलं ना, ते त्या एज्युकेशनला लायबल होते. बरोबर. तुम्ही ज्या अटी आणि शर्ती सांगितल्या त्या अटी आणि शर्तीमध्ये बसले ना. हां, ते मी वही कह रहा हूं. म्हणजे तुम्हाला सांगतो, अमरावतीमध्ये मी तुम्हाला सांगतो, अमरावतीमध्ये पोलीस डिपार्टमेंटला 139 जागा होते. मी जेव्हा माननीय SP सरांना भेटलो तेव्हा 139 जागा पोलिसांच्या त्या डिपार्टमेंटला होत्या. लाडला भावामध्ये अर्ज आले 1950. मग 1950 अर्ज आले म्हणजे जवळपास 1700-1750 अर्ज तुम्हाला थांबावं लागले. 6 महिन्याच्या अनरेग्युलर जॉबसाठी जर 1900 मुलं त्या ठिकाणी येतात म्हणजे किती मोठा आव्हानात्मक विषय आहे ते सुद्धा आपण खऱ्या अर्थानं समजून घेतला पाहिजे.
आणि जेव्हा 139 मुलांची नियुक्ती केल्या गेली, त्या नियुक्तीमध्ये त्यांचं वयसुद्धा पाहिलं. म्हणजे ॲक्च्युली ज्यांचं वय 27 वर्षाचं आहे त्याला नाही घेतलं, ज्याचं वय 30 वर्षाचं त्याला घेतलं, कारण का त्याची जी वयोमर्यादा आहे ती आता संपत आलेली आहे. म्हणजे मी असे कॅन्डिडेट पाहिले, असे कॅन्डिडेट माझ्याकडे आले की सर आमचं 26 वर्षाचं वय आम्हाला नाही घेतलं. पोलीस डिपार्टमेंट आपण काय पाहतो, आपण पोलीस डिपार्टमेंटला असं पाहतो की ज्याचं वय कमी त्याला वो ज्यादा एलिजिबल, तो ज्यादा लिजेबल रहेगा. पण तो असं पाहिलं की ज्याचं वय 30-31 म्हणजे अतिशय तो वयाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, तुम्ही त्याला 6 महिन्याच्या त्या लाडला भाऊमध्ये तुम्ही त्याला केलं. माझी तर मागणी आहे शासनाकडे की जे तुम्ही लाडले भाऊ लावलेले आहे, लाडल्या भाऊ म्हणजे लाडले भाऊच नाही आहे, लाडल्या बहिणी पण लागलेल्या आहे. नाव त्याचं फक्त कैटेगरी में जो आ रहा है उसमें बैठ रहा है, नाव फक्त लाडला भाऊ आहे, फीमेल दोनों उसमें. नाव फक्त हां मेल फिमेल दोघं आहे, नाव लाडला भाऊ आहे. पण आमच्या लाडल्या बहिणी पण आमच्या मुली पण त्याच्यामध्ये लागलेल्या आहे. पण यांना खऱ्या अर्थानं शासनानं यांचा 6 महिन्याचा हे पूर्ण झाल्यानंतर यांना तुम्ही रेग्युलर केलं पाहिजे किंवा त्यांना 11 महिने त्यांना तुम्ही कंटिन्यू ठेवलं पाहिजे. तुम्ही एक गोष्ट प्रामाणिकपणे मान्य केलेली आहे की त्यांचं जे एज्युकेशन आहे ते एज्युकेशन त्यांच्या नोकरीला पात्र आहे, हे तुम्ही कबूल केलं म्हणून तुम्ही त्यांना लावलेलं आहे. इस चीज का भी आने वाले इलेक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या लगता है? ये बीजेपी की फेवर में बात जाएगी, बीजेपी देखिए क्या होता है, आप फेवर में जाते हैं तो देखिए बीजेपी ने अच्छा किया है, देखिए 2 चीजें होती है, एक कुछ ना पाना और कुछ पा लेना. एक होता है ना कि नहीं से कुछ बेटर है. हाँ नहीं से कुछ बेटर. एक होता है कि भाई आश्वासन थे मिले नहीं या पहले मिला. इफेक्ट मैं वो मानसिकता कैसी है, मैं लाडली बहन पे इसलिए बार बार आ रहा था मैं कि लाडली बहन में मेरी कई महिलाओं से बात हुई. तो जैसे मैंने उनको ये चीज़ कहा कि अरे अब तो मिल गया बीजेपी से पैसे, वोट काऊन आता बीजेपीला नाही, म्हणजे आपने भाऊ आहे पैसे दिले आहे गद्दारी करू का. जो देखिए मैंने क्या कैसे दिमाग से खेला जाता है, नहीं, आप भावनाओं से कैसे खेलते हैं आप देखिए. मैं भावनाओं की बात तो और दर्द जैसा- की बात करते हो तो बीजेपी जो प्रचार कर रही है, आज भी प्रचार कर रही है, जो लोकसभा में प्रचार था वो हिंदुत्व का प्रचार करी पूरा का पूरा, जिससे पोलराइजेशन के लिए आज भी बढ़ावा मिल रहा है. लेकिन बिल्कुल, जो बिल्कुल. वोटिंग का आप जो फायदा बता रहे हैं, देखिए, नॉन वोटर्स जो बीजेपी के, मैं अब आपको यही बीजेपी तो- के नॉन वोटर्स हैं, मैं जो वही- बीजेपी के वोटर्स नहीं मैं है, वही तो बता क्या रहा वो हूँ. भी बीजेपी की तरफ तो मैं कन्वर्ट? वही तो बता रहा हूँ ना कि मैं यही तो मैं बताने चाहता हूँ कि मैंने क्या वर्ड किया, गद्दारी वाला वर्ड मैंने क्यों यूज किया, आप समझे नहीं. आपके एक वोट बैंक है लेकिन वो आपको पूर्ण नहीं रही. अगर मैं बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू या शिवसेना के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मुझे सेम लगा नहीं. देखिए एक आर्थिक व्यवहार कितना सबल होता है कि आपका पैसों से किसी के साथ व्यवहार हो तो वो आपके साथ चलता है. एक अगर हम हमारे जीवन में भी देखें, हम किसी को अगर 100 रुपए दे रहे हैं तो वो आप उसका कहीं ना कहीं अगर 100 लोगों को ऐसा दे रहे क्यों तो 40 से 50 लोगों का मन कन्वर्ट होता है. ये जो एक बहुत सीधी बात होता है, पैसा बहुत कुछ चीज़ें करवा देता है. कई लोगों से बात हुई, इवन मैंने उन जैसे जो परंपरागत वोट नहीं है बीजेपी में, कई मुस्लिम महिलाओं से मेरी बात हुई इस विषय को. तो उनके ये थे परफेक्ट ना नहीं था, जो होता है ना कि नहीं ये बीजेपी जिनको चलती नहीं उनके लिए उनके मुंह से पहली बार में ना नहीं निकला. हाँ देखते आ रहे हैं. तो ये चीज़ें ये हो सकता है भविष्य के लिए उनके बने, अभी इस साल हो ना हो मैं नहीं जानता, लेकिन ये कहीं ना कहीं से एक कन्वर्सेशन है, एक कन्वर्ट करने के तरीका है कि भैया आप कार्य से नहीं हो रहे हो सिद्ध, पैसों से सिद्ध हो गए. ये लेकिन ये आने वाले लेकिन ये आने वाले चुनावों के लिए ये बहुत खतरनाक, मैं ये भी कह रहा बस हूँ ये बहुत ज्यादा खतरनाक है किसी भी पार्टी के पहला लिए, प्रश्न देश के क्या लिए. ये रिश्वत है, रिश्वत के आधार पर वोट बैंक बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जहां पैसा खत्म वहां वोट खत्म, यानी फिर विचारों की राजधानी नहीं उसमें और एक चीज आप देखेंगे क्या, और ये इसके चेहरे पे कराया जा रहा है. आप देखिए ये शिंदे साहब का चेहरा आगे किया गया है. बीजेपी ने वो भी कैसा गेम खेला गया आप देखिए, बीजेपी ने अपने इस पे नहीं लिया, ये शिंदे को नाही मी थोडं तुमच्या ऐकतोय. जेव्हा लाडल्या बहिणीची योजना जेव्हा समोर आली, जेव्हा माननीय अर्थमंत्री अजितदादा पवार अनेक ठिकाणी या संदर्भात फ्लॅक्स लागले, क्रेडिट दिलं गेलं, जसं तुम्ही शिंदे साहेबांचं नाव सांगितलं त्याच्यामध्ये क्रेडिट घेतल्या गेलं किंवा लाडल्या क्रेडिट ले रहे हैं, हाँ. अजित पवार अलग क्रेडिट ले रहा है, देवेंद्र फडणवीस अलग क्रेडिट ले रहा है, और आप मुख्यमंत्री अलग क्रेडिट ले रहे हैं. ये सब होने के बाद जब घालमेलो उसके बाद फेस वैल्यू क्यों की गई है शिंदे साहब के नेतृत्व में हुआ, उसका कारण है अगर ये बैकफुट पे जाता है, ये रिवर्स बाउंस करता है तो हमको कोई ना कोई एक चाहिए जिसपे आप समझिए, इसकी क्रोनोलॉजी समझिए साहब. मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि ये अगर ये बैक बाउंस भी होता है तो बीजेपी सेफ रहना चाहती है. बीजेपी अपना बहुत सोच समझ के अभी भी देखिए जो भी इनकी बात हुई, ये जा रहे किसके नेतृत्व में, शिंदे के, एकनाथराव शिंदे. पर सीएम फेस
शिंदे साहब को नहीं किया नहीं, गया, आपका- या आफ्टर इलेक्शन जो आपका होगा वो बोलना देखा है कि जाएगा। यदि कुछ बदनामी भी हुई थी वो सीएम के ऊपर जाएगी, आप क्योंकि समझिए। इसके कारण हुआ बीजेपी सेफ मोड में रहना जी, चाहती। ये जो तो मुझे हो समझ में सकता- आई है। हो नाही सकता- पण तुम्हाला गोष्ट मान्य करावं लागेल ना. ठीक आहे, आता बॅकफुटवर कोण जाते, सीएमचा चेहरा भविष्यात कोण राहील, एक गोष्ट पण तुम्हाला मान्य करावं लागेल की शिंदे साहेबांसोबत 40 लोक आमदार आले म्हणून भारतीय जनता पार्टी सत्तेवर आली. अजित पवार साहेब नंतर जुळले. हो, ये तो एक्स्ट्रा जी, ये तो बिल्कुल सही एक्स्ट्रा- बात है. या फिर एक्स्ट्रा नाही नाही, आता बात होगी. तुम्ही या फिर- आता- या आप- फिर- नाही, या फिर- नाही, आपण आपला फेजचा विषय नंतर नाही, बघू. आता ये- जेव्हा ये फिर माझ्या इसको- माझ्या इसको दुसरी तरीके नाही से नाही, माझ्या बता सकते हैं. माझ्या माहितीमध्ये असं आहे की काल परवा जेव्हा शिंदे साहेब अमित शहा साहेबांना दिल्लीला भेटायला गेले तेव्हा अमित शहा साहेबांना त्यांनी 120 सीटांची मागणी केली. म्हणजे ज्या अमित शहानी शिंदेंना मुख्यमंत्री बनवलं, पार्टीचे 2 तुकडे झाले, अनेक प्रकारच्या कारवाया ब्रेक झाल्या, त्याच्यानंतर मुख्यमंत्र्याकरता त्याग केला असं भारतीय जनता पार्टीच्या वरिष्ठांचं म्हणणं आहे. किंवा आम्ही एका वरिष्ठांचा त्याग केला, त्याग करून आम्ही शिंदे साहेबांना मुख्यमंत्री बनवलं. आणि त्या शिंदे साहेबांनी आज अमित शहा साहेबांच्या डोळ्यात टाकून त्यांना 120 सीटांची मागणी केली. मला जे महाराष्ट्रात आगे बढ़ा हां मला जी माहिती मिळाली त्यावर अमित शहा साहेबांनी असं म्हटलं की तुम्हाला तुमच्या तुमच्या सीटा आहे त्या तुमच्या 60% सीटा पराभवाच्या छायेत आहे. तुम्ही पहिले त्यांना दुरुस्त करा आणि मग 120 सीटांची मागणी तुम्ही करा, असंही आमच्या ज्या माहितीमध्ये ही बिल्कुल माहिती आपकी आहे. बिल्कुल सही है, 120 की थी, लेकिन मैं वही कहना, अभी जैसे आप ही ने कहा कि 70 सीटें दी जा रही है, जी। फिर अगर 120 से 50 क्यों माइनस हुई? आप ये कहा कि आप अमित शाह के क्या आंखों में आंखें डाल के बात करना अलग विषय है, पर उस चीज को मनवा लेना एक अलग चीज है. ये क्यों हो पाया? बीजेपी अभी क्यों बैकफुट से फ्रंट फुट पे आई है? हरियाणा इलेक्शन के बाद अगर देखें तो बहुत चीजें बदली है. एक नैरेटिव जो सेट हो गया था कि अब बीजेपी की बीजेपी की 155 सीटें पे अभी हां 155 सीटा महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टी जी, जी आता जी माहिती आपल्याकडे आलेली आहे 60. त्या माहितीच्या अनुषंगाने 70 सीटा शिंदे गटाला, 60 सीटा अजित पवार गटाला आणि 155 सीट बीजेपीला आणि 30 मित्र पक्ष. आणि बाकीचे त्यांच्यासोबत जे मित्र पक्ष असतात म्हणजे अपक्ष काही लोक जे म्हणजे बजरत्न रवी राणासारखे जे लोक महायुतीमध्ये कोटे में जाएंगे ना. आहे ज्या ज्या कोट्यामध्ये त्यांना ते वो सीटा बीजेपी कोटे में जाएंगे वो. कह नहीं सकते, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है तो कोटा म्हणता येणार नाही कारण की ते महायुतीमधला घटक पक्ष म्हणून हाँ, त्यांनी हाँ. घेतलेला आहे. तो वो हो तो- सकता है, तो आपल्याला वो हो कोटा सकता म्हणता है येणार कि नाही. जैसे शिवसेना के भी कुछ 4-5 जैसे 70 दिए उसमें से 3 उनके हाँ, निकाल कमी जास्त 2-4 निकलते इसके कि भैया कहीं ना कहीं वो एडजस्टमेंट वाला है. और मुझे लगता है क्योंकि इस बार मुकाबला क्यों रोचक है, 2 पार्टियां दोनों में 2 फाड़ हो चुके हैं ये, और दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं. 2 बड़ी पार्टियां, एक के साथ कांग्रेस है, एक के साथ बीजेपी है. तो ये आखिर ये सब और पेरेंट दोनों के साथ में हाँ, पेरेंट बोल के ये- बीजेपी है, मैं वही कांग्रेस कह रहा दोनों के साथ हूँ. में इस बार के दो इलेक्शन फूटे हुए भाई है. इस बार के इलेक्शन में बहुत अलग तरीके के आपको रिजल्ट्स आने के, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के इलेक्शंस चौंकाएंगे. इस बार के रिजल्ट्स मेरा पर्सनल है कि इस बार चौंकाएंगे कि आपने जो सोचा नहीं वो भी हो सकता है. इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है, ये भविष्य के गर्त में है कि क्या होगा, लेकिन फिर से नेचुरल लाइन्स वापस ना जुड़ जाए. मुझे लगता है आफ्टर इलेक्शन ये भी एक चांस बनेगा. यानी कल को वापस फिर किसी न किसी के नाही असे में चान्सेस तर की कमी जाएगी. आहे पण एक गद्दारी कहने असे से गद्दारी बोलेंगे, नाही, जिसके साथ में- नाही असे चान्सेस तर कमी आहे. वो तो पहले भी शिवसेना पहले भी वो हाँ, गद्दारी- वो वो तो तो चल ही रहा ना. चान्सेस तर कमी आहे पण आपल्याला असं म्हणता येईल की नहीं, 2019 में किसने सोचा था कि बीजेपी और शिवसेना साथ में लड़ने के बाद अगर जब अलग होती है तो चांस कम है कि कोई, हम ये नहीं कह सकते. और किसने सोचा था कि 2.5 साल बाद ऐसा हो जाएगा कि शिवसेना का एक धड़ा टूट के आ जाएगा. तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द कसं पॉलिटिक्स. आहे का नाही, एक तुम्हाला सांगतो राजकारणामधलं तत्व आणि तत्व म्हणजे प्रिन्सिपल हा विषय संपलेला आहे. अब नहीं रहेगा. आता तो काही विषय राहिला नाही. ज्या ठिकाणी तत्वासोबत ज्या ठिकाणी तडजोड केली जाते त्या ठिकाणच्या आम्ही खूप सॉफ्ट कॉर्नर आम्ही राजनीती करतो आहे असं म्हणण्यात काही अर्थ नाही आहे. पहिला विषय. दुसरा विषय असा आहे की महाराष्ट्रामध्ये ज्याही पक्षाला असं वाटत असेल की आपल्या सीटा भरपूर आल्या पाहिजे, आपण पहिल्या क्रमांकाचे पक्ष असले पाहिजे, म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचा सगळ्यात मोठा भारतीय जनता पार्टी आणि इकडे काँग्रेसमधली मोठी पार्टी या घटक पक्षाला घेऊन खऱ्या अर्थानं सोबत चालले आहे. हे सगळ्या हरियाणामध्ये आपण पाहिलं की हरियाणामध्ये काँग्रेसची उमेदवारी देण्यामध्ये खूप ठिकाणी चुका झाल्या.
हे अनेक ये सब सारा हारने के बाद में ध्यान में आया। ॲनालिसिस वाल्यांनी सुद्धा हे कबूल केलं. मग आता या राज्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला असं वाटत असेल की ज्यांनी सगळ्यात आपले उमेदवार जास्त आले पाहिजे त्या ठिकाणी तुम्हाला कॅन्डिडेटचे त्या ठिकाणी खऱ्यानं आपल्याला परीक्षा करावं लागेल. दुसरं असं सांगतो मी तुम्हाला की आपको सिर्फ एक चीज में रुकूंगा. 2014 के अगर हम लोकसभा के इलेक्शंस की बात करें, कई ऐसे कैंडिडेट थे बीजेपी के कि जिनको इन्हें अगर मुझे लगता है महानगर पालिका के इलेक्शन में लड़े तो जीते ना, ऐसे भी इलेक्शन में जीत के आए. दो बार की थी. 2004 में भी कांग्रेस थी, 2009 में भी थी. एंटी इनकम्बेंसी थी. यहाँ पर भी 2 बार बीजेपी थी. जब एंटी इनकम्बेंसी होती है ना तब कैंडिडेट नहीं देखा जाता साहब, ये एक हमेशा याद रखिएगा. उस समय कैंडिडेट नहीं देखा था कि सामने वाला क्या है, फिर उस समय से इन्हें हराना है. जैसे हमारे लोकसभा के समय मैं वही कह रहा हूँ. तो ये जो आपने जो कहा ना कि कैंडिडेट चुनने में नहीं, आपने गुब्बारे में आ गए थे. 99 सीट आने के बाद जो सबसे बड़ी गलती है कि अब हम हैं, जो आपने अपने साथी दलों को ऐसा समझ लिया था कि वो नहीं है, हम जो आखिर आपको कांग्रेस को महाराष्ट्र में बैकफुट पे क्यों आना पड़ा. सीएम पद, और सीएम पद की बात करते बैठे थे इलेक्शन के पहले, आखिर आप क्यों सीएम पद पे कोई नाम क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं कहा जा रहा कि सीएम कांग्रेस का बनेगा. बैकफुट पे आप आए हैं, बैकफुट पे कांग्रेस आई है, ये वो मान चुकी है. और आज आंखें दिखा रही है शिवसेना साहब. शिवसेना, संजय राउत बोल रहे हैं कि भाई नाना पटोले कौन है, नाना पटोले से हम उनके वरिष्ठों से बात करके, तो कहीं ना कहीं आप बैकफुट आए ये मानना पडेगा. नाही काय झाले बा, प्रत्येक पक्षाच्या प्रवक्ताला आपापली भूमिका मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. परंतु लॉजिकली आपण जर असं पाहिलं की एखादी गोष्ट ठरवणे किंवा ठरवून एखादी गोष्ट करणे किंवा एखादा चेहरा आपण समोर करणे, ती तर राजनीती आता जवळपास प्रत्येक पक्षामध्ये यादी जवळपास, म्हणजे आपण हरियाणामधले पाहिलं त्या ठिकाणी सुद्धा सीएमचा चेहरा नव्हता कोणाचा. आप फिर गलत बोल रहे हैं. नायब सिंह सैनी को उन्होंने कहा था कि वो सीएम का चेहरा वही अमित शाह जी के इंटरव्यूज है भाई. हां, तर आपण महाराष्ट्रामध्ये पाहिलं की काँग्रेसचा मुख्यमंत्री राहील की उभाटाचा राहील किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा, अभी कुठल्याही प्रकारचा या विषयावर इसमें दो कुठल्याही प्रकारचा निर्णय नाही आहे. अभी देखिए, अभी इन्होंने कहा कि कोई तय नहीं है. महायुति में क्या चीज तय हो गई कि जिसकी ज्यादा सीटें रहेगी वो उसका 119 लिया तो ज्यादा सीटों में क्या नहीं है. नहीं, महायुति की बात करो कि भैया जिसका ज्यादा रहेगा. 155 है ना. हाँ. हो ना, मी काय म्हटलं, मग भारत हे बघ, जो पक्ष जास्त सीटा लढेल त्याचे जास्त आमदार येतील. तो मेरा वो कहना है ना कि तो ये म्हणजे भविष्यामध्ये महाविकास आघाड़ी में ये चीज पे क्यों नहीं है कि जिसके सीटें ज्यादा रहेगा, जिसके उम्मीदवार ज्यादा रहेगा, ये इस पर भी निर्णय नहीं हो पा रहा है. आप, मैं वो चीज बताने की तो कोशिश डीम्ड है ना, जिसका ज्यादा रहेंगे उसके बनेगा बाद में. ऐसे आप कुछ दावेदारी तो है नहीं. मैं वही कह रहा, डीम्ड को आप जब तक परस्यू नहीं करोगे, देखिए दो चीज होती है, मैं वही बार बार बताने को कि आप एक चीज की घोषणा कर दीजिए कि भाई जिसके ज्यादा रहेंगे वो करे, वो हिसाब से यहाँ घोषणा भी नहीं हो रही है. कहीं ना कहीं अंदर खाने क्या चल रहा है इस पर विचार करना पड़ेगा. 3 पक्ष राज्यामध्ये, 3 मोठे पक्ष आहे. काँग्रेसचा मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार, शिवसेना उभाटा गटाचा शिवसेनेचा उमेदवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक म्हणजे जसं शरद पवार साहेबांनी काल स्टेटमेंट दिलं, जयंत पाटलांच्या संदर्भात त्यांनी भूमिका बोलली. म्हणजे अनेकांच्या विषयामध्ये सुप्रियाताईंचं नाव चालू होतं, सोळेंचं नाव चालू होतं. आता कसं आहे, आता ह्या नॅशनल लेवलच्या पार्ट्या, म्हणजे या मोठ्या पार्ट्या याचे निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकारी वरिष्ठांना, जोपर्यंत जागेचंही वाटप होत नाही आणि इलेक्शन खऱ्या अर्थानं हे चालू होईल जवळपास 25 तारखेच्या नंतर आणि विड्रॉल म्हणजे 4 तारखेला, म्हणजे 15 दिवसाच्या या अवधीमध्ये आपल्याला या 4-8 दिवसामध्ये आपल्याला असं पाहायला मिळेल की हा जो निर्णय आहे सीएम संदर्भातला विषय, तो सुद्धा विषय याच्यामध्ये मार्गे लागण्याची अपेक्षा आहे. एक प्रश्न ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या ऐसा लग रहा है कि जो 3 पार्टियां एक साथ है, क्या ये सही में लड़ेगी आपस में, या इसमें भी अभी इलेक्शन के पहले भी फूट के चांस है क्या? बात जैसी चल रही थी सीएम की कि किसका सीएम बनेगा, निश्चित रूप से जिसकी सीटें ज्यादा आएगी उसके, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रभाव डालने वाली सीटें पे सहयोगी पक्ष जो साथ में है आपके कहीं ना कहीं इस पे असर डालेंगे. और कहीं सामने वाले से हाथ, पिछले बार भी जैसे लोकसभा में भी हमने देखा कि शिंदे ने वही सीटें दी शिवसेना को. शिवसेना में आज भी उबाटा में शिंदे की काफ़ी अच्छी पकड़ है, तो अपनी सीटें ज़्यादा उसने बढ़ाई. जहाँ की हमने लोकसभा चुनाव के पहले हमको लग रहा था कि शिंदे अपना परफॉर्म बराबर कर नहीं पाएंगे, उसके बावजूद सबसे अच्छे परफॉर्मेंस में उतरे. वही राष्ट्रवादी को हमने पूरा जाते हुए देखा है. महायुतीचं जे देशामध्ये सरकार आहे त्याच्यामध्ये शिंदे साहेबांचा पक्ष 3 नंबरचा पक्ष आहे. म्हणजे नितीश कुमारांचा पक्ष, चंद्रबाबू नायडूंचा पक्ष आणि सहयोगी पक्ष आणि तिसरा पक्ष शिंदे गट आहे.
तिसरा म्हणजे केंद्रामध्ये असलेल्या सत्तेमध्ये 3 नंबरचा पक्ष राज्यातल्या शिंदे गटांचा पक्ष आहे. नहीं भैया, ये और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। हमने शुरू की थी बात महाविकास आघाड़ी और महायुति की सीटों के बंटवारे पे, लेकिन बाद में लाडली बहन और बाकी कई सारी चीज़ों पे सरकार की समीक्षा भी यहाँ पे की है। अब जनता को निर्णय लेना है कि क्या लाडली बहन योजना का फायदा लेते हुए उसी सरकार को चुनना है ताकि वो योजना आगे चालू रहे, या जो फैक्ट्स चल रहे हैं, जैसा परिमल ने भी बताया, इसने बताया कि योजना चालू है आज ठीक है, लेकिन आगे जाके यह निश्चित रूप से घातक, क्योंकि किसी भी लालच में किसी को चुन के देना, वो अच्छा क्या है खराब क्या है तो चुन के आने के बाद में होगा, उसके बाद में चलेगा। जब नई सरकार बनेगी वो किस प्रकार से काम करती है उसके बाद तय होगा कि हमने जो चुन के दिया वो, लेकिन कुछ तो भी निर्णय हम पहले हमारी मर्जी से ले सकते हैं, हमारे अनुभव से ले सकते हैं कि जो उम्मीदवार खड़ा है वो निश्चित रूप से क्या खुद के कार्य में सक्षम है, क्या वो विधानसभा जिस क्षेत्र में उसका विकास कर पाएगा, क्या लोगों का ध्यान रख पाएगा। हम ये नहीं कह सकते महाराष्ट्र राज्य का ये करना, क्योंकि स्थानीय क्षेत्र को भी वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें जो भी लालच दी जा रही, कई अभी सरकारी योजना की तरफ से मिलेगी, कई को सीधी इनडायरेक्ट रूप से भी लालच दी जाएगी जो सामने दिखती नहीं है। ये तो 1500 रुपये सबको दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा भी बिना रिश्वत के कहीं पे भी वोटिंग नहीं। जिस दिन बिना रिश्वत के वोटिंग देना शुरू हो जाएगा शायद इतना परसेंटेज भी नहीं रहेगा, और कौन व्यक्ति चुन के आएगा कौन नहीं आएगा ये तो अब समय बताएगा, क्योंकि अब चुनाव भी बहुत महंगा हो गया है। एक विधानसभा क्षेत्र में 5 से 10 करोड़, मैं अनऑफिशियल बोल रहा हूँ, लेकिन खर्चा इतना होता है, क्योंकि अधिकृत रूप से तो जितनी उनको मान्यता दी है उतना ही खर्चा करेंगे, उतना ही हिसाब देंगे, लेकिन खर्चा होता है क्योंकि बांटने का खर्चा नहीं आता, कई जगह पोस्टर बैनर्स के खर्चे आते हैं, और इलेक्शन कमीशन भी कहाँ नजर रख पाएगा। कोई शिकायत देता है तो उनकी जिन्होंने खर्चे ज़्यादा किए इससे पहले भी उनका भी कुछ नहीं हुआ, तो खर्चा ज़्यादा करने से शायद कुछ होता होगा, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सारा खेल पैसों का है, सरकारी माध्यम से दिया जाए या इनडायरेक्ट रूप जाए, पैसा चुनाव में महत्व रहेगा, जातिगत समीकरण भी चुनाव में महत्व रखेंगे। अब आने वाले समय में देखते हैं कि कौन सी बात ज़्यादा, क्या सरकारी रिश्वत मायने रखती है, व्यक्तिगत रिश्वत मायने रखती है, विकास मायने रखता है, जातिगत समीकरण मायने रखते हैं, या उस क्षेत्रीय पार्टी का रहता है, ये अब समय बताएगा। हमारे साथ में संजय मापले और परिमल खाबे लगातार आपके साथ में जुड़ते रहेंगे। आपको यह चर्चा हमारी कैसे लगी आप जरूर कमेंट्स में हमें बताइए। आपके भी कोई विषय होता है आप इसमें बताइए, हम आपके विषय को भी हमारी चर्चा में शामिल करेंगे। और आप देखते रहिए सिटी न्यूज़, लगातार आपको चुनाव के पूरे अमरावती सहित महाराष्ट्र के अपडेट आपके साथ में, मुख्य रूप से अमरावती के साथ में महाराष्ट्र में जो चल रहा है, जैसे आज भी हमने पूरे महाराष्ट्र प्रदेश की बात की, आने वाले एपिसोड में अमरावती के कौन किस मतदार संघ से खड़ा रहेगा, किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, टिकट मिली तो क्या होगा, क्या विरोध होगा, क्या यहाँ पे भी फूटाम फाट होंगी, या कल से लगातार इसमें, क्योंकि 22 तारीख को अधिकृत घोषणा हो जाएगी। अभी सीटों का बंटवारा का भी आज महायुति और महाविकास आघाड़ी का होगा, तो कल बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से हमारे सामने आएगी कि किस और पूरी लोगों की दिशा जा रही है। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़, हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक फॉलो करें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, आपको लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। आप हमारे वेबसाइट पर भी जाकर सारे समाचार लाइव देख सकते हैं, city24.news आप देखिए, वहाँ पे किए, लगातार आपको लाइव टीवी पर भी आप सारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी टीवी चैनल के प्लेटफॉर्म सभी पे हमारा सिटी न्यूज़ चैनल दिखता है। यदि नहीं दिखता है तो अपने केबल ऑपरेटर से हमारे चैनल की डिमांड कीजिए, वो आपको ला कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, नमस्कार। धन्यवाद।